हेलो बच्चों, आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का टॉपिक्स को समझने के लिए उसमें 3 या 4 लॉ इन्वॉल्व है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आज मैं जो गैस के लॉ इन्वॉल्व हुए हैं उसको बढ़िया समझा दें, और बाकी पोर्शन जो मैं एक वीडियो पहले बनाया हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द कंटेनर, वो बताया हूँ। वो उसको भी समझ में आएगा और आगे वाला बात भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, गैस के लॉ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी गैस के कंडीशंस को बताने के लिए क्या चाहिए, 3 उसमें वेरिएबल आते हैं, 3 टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 पैरामीटर रिक्वायर होते हैं। वो 3 पैरामीटर क्या है, तो हम क्या करेंगे ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में KTG में हम पढ़ेंगे आज गैस लॉ। हमारा क्या टॉपिक्स है, गैस लॉ। अब गैस लॉ होता क्या है, तो गैस में लॉ में किसी भी गैस के कंडीशंस को बताने के लिए 3 पैरामीटर है। क्या क्या है, कंडीशंस ऑफ गैस, कंडीशंस ऑफ गैस ऑफ ए गैस के लिए क्या है, 3 वेरिएबल्स है। फॉर कंडीशन ऑफ गैस 2 स्टेट लिख देते हैं, 2 स्टेट कंडीशन ऑफ ए गैस, 3 वेरिएबल्स 2 स्टेट कंडीशन ऑफ ए गैस, 3 वेरिएबल्स है हमारे पास। क्या है, एक है प्रेशर और दूसरा है वॉल्यूम और तीसरा क्या है, टेम्परेचर है। तीसरा यानी थर्ड है टेम्परेचर। अब क्या है ना, किसी भी गैस की स्थिति को हम जानेंगे तो 3 चीज़ को डिस्क्राइब कर देंगे, तो हम बता देंगे जो वो किस कंडीशंस में है। अब क्या है ना, गैस लॉ होते हैं, तो गैस लॉ क्या बताते हैं, कंडीशंस बताते हैं, लेकिन उसमें एक को फिक्स कर देते हैं। तो 2 का वेरिएशन जो होता है, 2 में वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल का जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं गैस लॉ। तो गैस लॉ अब चलते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है गैस लॉ, और उस किसी गैस के कंडीशंस को स्टेट करने के लिए हमको 3 वेरिएबल चाहिए। 3 वेरिएबल्स में क्या होता है, हमेशा एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे या 2 को आपस में एक रिलेशन निकालेंगे, उसी को कहेंगे गैस लॉ। तो गैस लॉ आपको समझ में आ गया होगा बड़ी सिंपली। ये गैस लॉ क्या है, गैस लॉ, द रिलेशन between 2 variables of a gas, 2 variable of a gas keeping one is constant। एक को तीसरा को कांस्टेंट, चाहे किसी एक को कांस्टेंट रखते हुए 2 रिलेशन निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गैस लॉ हो गया। अब गैस लॉ, गैस की स्थिति को बताने के लिए सबसे पहले बॉयल्स बहुत सारा लॉ आया, तो बॉयल्स बहुत पुराना लॉ है, तो बॉयल्स लॉ से शुरुआत करेंगे और उसको बढ़िया से जानने की कोशिश करेंगे। ये बॉयल्स लॉ क्या है, तो आप देखते हो जो साइकिल में जब हवा भरते हैं तो उसका प्रेशर देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर बात अलग है। यहाँ पर बात है उसमें मास बढ़ाते हैं, यहाँ पर मास नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मास को भी कांस्टेंट रखते हैं। किसी कंटेनर में किसी खास क्वांटिटी ऑफ मैटर को डाल दिए, चाहे किसी बैलून में हवा को भर दिए, अब बैलून को साइज को छोटा करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से हमारा बॉयल्स लॉ से शुरू होता है। बॉयल्स लॉ क्या है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर बी कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ बताता है द प्रेशर ऑफ ए गैस, प्रेशर ऑफ ए गैस क्या होता है,
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आपको बताया कैसे इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, प्रोवाइडेड व्हेन, चाहे प्रोवाइडेड, ये रिलेशन कब होगा? प्रोवाइडेड में बशर्ते कहते हैं, कंडीशंस हो गया, कंडीशंस प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर गिवन फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन मास ऑफ ए गैस, ये हो गया। तो अब इसको मैथमेटिकली क्या करेंगे? P को इन्वर्सली करना है तो 1/v हो गया। अब हम इसको में कोई कांस्टेंट लगाएंगे तब ना बराबर होगा। तो b यहाँ पर कांस्टेंट लगाया। अब कौन कांस्टेंट लगाया नाम नहीं लिखा, यहीं पर कांस्टेंट इक्वल टू v लिख दिया। अब क्रॉस गुना कीजिए तो pv इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कहने का मतलब हुआ जब प्रेशर अलग अलग प्रेशर के लिए अलग अलग वॉल्यूम होगा, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और इसको थोड़ा और इसके बारे में विस्तृत पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब आपको मिला जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। अब मान लीजिए P1 प्रेशर, P1 क्या है? प्रेशर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है? V1 है। P2 प्रेशर है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? अब इस वॉल्यूम को मान लिया V2 है। तो यहाँ पर भी जब टेम्परेचर क्या हो? टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो हमको क्या रिलेशन मिलने वाला है? क्या मिल रहा है यहाँ पर? तो यहाँ Pv कांस्टेंट है तो यहाँ पर भी P1 और V1 और P2 और V2 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा गैस लॉ का रिलेशन हुआ। अब इसको थोड़ा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में जानते हैं। अब क्या है ना, ये किसी गैस की मानते हैं ये किसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ फिक्स्ड है, नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। तो क्या है? अब है लेट n क्या है? नंबर ऑफ मोलेकुल्स, नंबर ऑफ मोलेकुल्स। यहाँ पर हम मोलेकुल्स की बात करेंगे, एटम की बात नहीं करेंगे। लेट n नंबर ऑफ मोलेकुल्स इन वॉल्यूम क्या है? v है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स n क्या है? आपको n/v लिख देता हूँ, n/v लिख दिया हुआ, यानी नंबर ऑफ मोलेकुल्स, नंबर ऑफ मोलेकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। अब मान लेते हैं जो n1 है तो यहाँ पर n/v1 हो गया। v1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोलेकुल्स क्या है? n1 है। उसी तरह से n2 क्या है? n/v2 है। तो हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, n1 तो v1 के लिए हम क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर v1 बराबर लिखाएगा n1 क्या लिखाएगा? यहाँ पर हम v1 को यहाँ ले जाते हैं, n1 को यहाँ ले जाते हैं। मैथ आप थोड़ा बहुत आपको आता है तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत कठिन कैलकुलेशन नहीं है। हम यहाँ पर v1 का वैल्यू निकालेंगे तो v1 बराबर क्या हो जाएगा? n/n1। यहाँ पर v2 बराबर क्या हो जाएगा?
V2 बराबर हो जाएगा N/N2। अब हमारे पास रिलेशन निकला हुआ है, क्या रिलेशन निकला हुआ है? P1 V1 P2 V2। तो क्या हो जाएगा? आपको V1 के जगह पर क्या लिखें? P1, यहाँ पर लिख सकता हूँ आपको N/N1 लिख सकता हूँ, P2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? N/N2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एक रिलेशन निकालता हूँ, P1/P2 बराबर क्या आएगा? यहाँ पर लिख दूँगा N/N2, N/N2 इधर रह गया, ये इधर गया तो ऊपर में हो गया N1/N, तो कट गया तो ये कट गया, यानी सॉरी काटा हूँ गलत, यहाँ काटना चाहिए, इस तरह का काटना चाहिए। क्या है? ये है हमारा P1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू क्या है? V1 का वैल्यू N/N1 और V2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पर V2 का वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा यहाँ पर P1 V1 P1 V1 P2 V2, तो P1/P2 किया तो ये हमारा इधर गया तो N1 ऊपर गया, एक मिनट, ये हमारा N/N2 रह गया, N/N2 यहाँ रह गया, ये ऊपर चला गया N1, ये हो गया N, तो N1 सॉरी इसको कैसे काट दूँगा, ये कट गया तो हमारा आ गया N1/N2। तो इसको रेसिप्रोकल भी बोल सकता हूँ। अब क्या है ना, अब यहाँ देख रहे हो जो नंबर ऑफ मोलेकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम का भी रेशियो क्या है? सेम है। तो हम प्रेशर का रेशियो और नंबर ऑफ मोलेकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम को भी कंपेयर हम कर पा रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ में क्या होता है। अब चलो, अब हम लोग बॉयल्स लॉ में ही अब देखते हैं दो तरह का रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम में। जब टेम्परेचर कम रहता है तो ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू और यह डॉटेड लाइन है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। और यहाँ पर देखता हूँ जब टेम्परेचर और ज़्यादा होता है तो हमारा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होता है? एक दूसरे का बहुत सिमेट्रिकल होता है, बहुत एक जैसा होता है। तो ये कहने का मतलब हुआ जो हमारा बॉयल्स लॉ है वो किस पर वैलिड है? तो हाई टेम्परेचर पर, जिसमें हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब थ्योरेटिकल हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के जैसा ही मिलता है। तो कहने का मतलब हुआ जो बॉयल्स लॉ है वो किस कंडीशंस में ज़्यादा माने सटीक बैठता है, ज़्यादा करेक्ट है? तो हाई टेम्परेचर पर वो ज़्यादा करेक्ट है बनिस्बत लो टेम्परेचर। तो ये हुआ हमारा बॉयल्स लॉ का पूरा डिटेल आइडिया। अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो चार्ल्स लॉ के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के कई ढंग हैं, लेकिन हम इसका बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जो चार्ल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है? तो चार्ल्स लॉ में हमारा 3 वेरिएबल है, उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो रिलेशन किस में निकलेगा? वेलोसिटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा, में किस तरह से रिलेशन होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर, एक मिनट, वॉल्यूम और टेम्परेचर में देख लेते हैं। टेम्परेचर डायरेक्ट टेम्परेचर रहता है, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख दिया तो क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज क्या होता है? इज डायरेक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस। इस तरह से लिखते हैं,
at constant pressure for given mass of a gas। गिवन मास ऑफ ए गैस के लिए क्या होगा? गिवन मास ऑफ ए गैस क्या होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो टेम्परेचर का होगा। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्प लिख दिया, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे कुछ, तो v इक्वल टू क्या है? यदि हम कांस्टेंट लगाते हैं तो ये हो गया इंटू टी, ये सही हो गया, यानी v बाई टी इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ, जब हम इसको आगे और बढ़ें तो v1 बाई T1 बराबर v2 बाई T2 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको कई ढंग से हम समझ सकते हैं। चलिए इसको समझने के लिए जब हम क्या करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का मैं ग्राफ बनाता हूँ तो क्या आता है? कई ढंग से लोग बताते हैं, तो एक ढंग से ये भी तरीका है, तो मैं समझता हूँ ये आसान तरीका होगा। थोड़ा ज्योमेट्रिकल फिगर इसमें इन्वॉल्व होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो क्या आता है, देखिए। अब हम इधर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। क्या देखते हैं? अब देखते हैं जी ऐसा एक ग्राफ बनता है। ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया वॉल्यूम। तो देखते हैं टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी सबस्टांस, किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, और यदि इससे भी कम टेम्परेचर करेंगे तो निगेटिव वॉल्यूम हो जाता है, जो संभव नहीं है। तो संभव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? जो लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, पॉसिबल लोएस्ट टेम्परेचर फॉर ए गैस क्या है? तो 273.15 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, इधर 100 कुछ होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ पर थीटा डिग्री सेल्सियस हुआ, थीटा डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम की लाइन है, तो यहाँ पर V1 मैंने वॉल्यूम को देख लिया। अब क्या है ना, इसको आगे समझते हैं। अब इस तरह का जब इक्वेशन होता है तो एक रिलेशन आता है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा इस तरह से। ए होगा यदि ये x है, ये y है, और ये स्लोप को, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं c। और ठीक है, और m क्या होता है? एक रिलेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये फार्मूला होता है। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं कि किसी गैस की टेम्परेचर को घटाते जा रहे हैं, तो देखते हैं एक ऐसा टेम्परेचर आता है जो 0 दिखाएगा वॉल्यूम को, और उससे यदि हम छोटा करते हैं तो निगेटिव वॉल्यूम आता है। तो ये शो करता है कि निगेटिव वॉल्यूम तो संभव नहीं है, यानी मिनिमम टेम्परेचर ये गैस के लिए संभव है, और 0 डिग्री पर इसकी जो वॉल्यूम होगा उसको V0 मान लिया। क्या मान लिया? V0। तो इस इक्वेशन से हम कैसे चार्ल्स लॉ को समझा सकते हैं? तो देखिए y का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल वैल्यू, ये वॉल्यूम V1 है, तो V1 क्या लिखूँगा? y बराबर हमारा क्या है? यहाँ पर V1 है। m बराबर क्या है? तो यहाँ पर थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा है, tan थीटा बराबर P/B। तो हम इसमें जाएंगे इस ट्रायंगल में, तो हमारा P कितना हुआ? V0। अब B कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक 273.15 डिग्री, ये हो गया। m का वैल्यू मालूम हो गया। अब हमको x का वैल्यू क्या है? x का मतलब यहाँ पर थीटा है, x का मतलब यहाँ पर क्या है?
ये वाला वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना है, तो थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया। अब सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू लिखा हूँ, सी का वैल्यू है वी नॉट हुआ, ये वाला सी कहलाता है ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ पर सी बराबर क्या है, वी नॉट। तो हम क्या रिलेशन निकालते हैं, वी नॉट, तो हम निकालते हैं वाई बराबर वी वन करेंगे और एम बराबर कहेंगे वी 0/273.15 और क्या कहेंगे, एक्स का वैल्यू क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे थीटा डिग्री सेल्सियस और उसके बाद सी का वैल्यू हुआ वी नॉट, वी नॉट लिख लिया। अब हम क्या निकाल पाते हैं, देखिए कैसा रिलेशन आता है। तो वी वन बराबर मैं क्या वी नॉट कॉमन ले लेता हूँ, तो इसी को लिखता हूँ 1 + θ/273.15, वो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वी वन वी नॉट इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 273.15 प्लस थीटा और इसको 273। तो आपने थर्मल हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, यदि हम 273 किसी थीटा को जोड़ते हैं तो डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है, एक केल्विन में बदल जाता है। तो यहाँ पर एक केल्विन हो गया, तो इसको मैंने मान लिया, इसको फिर से लिख देता हूँ, V1 बराबर V0, यहाँ पर क्या लिखूँगा T केल्विन, और जो हमारा 273.5 क्या है प्लस में, वो क्या होगा 0 डिग्री होगा, 0 केल्विन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे T नॉट, यहाँ पर हो गया T केल्विन और ये हमारा केल्विन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, उसको T नॉट मान लिया। अब हमारे पास रिलेशन आ गया, यहाँ पर वी नॉट भी है, तो हम लिख सकते हैं V1, चाहे बहुत सारे लोग क्या है ना V1 के लिए निकाला, V2 के लिए भी निकाला और दोनों को डिवाइड किया तो बड़ा काम हो जाएगा, छोटा ही काम कर लेते हैं। 273 जो होता है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में 273 क्या होता है 273.15, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री केल्विन जिसको कहते हैं। तो वी नॉट बटा V0 यदि हम लेंगे तो यहाँ T/T0 कहेंगे, जो T0 क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, इन केल्विन। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो ये रिलेशन तो हो गया, तो इसी को तो कहते हैं जो V1, एक मिनट, V1 बटा V0 तो T/T0, तो फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ V1/T और V0/T0, एक कांस्टेंट आया ना, यही हमारा क्या हुआ चार्ल्स लॉ हुआ, ये चार्ल्स लॉ हुआ। अब ये बताने के कई ढंग हैं, लेकिन ये हमको लगता है जैसे बहुत सिंपल होगा। अब ये दूसरा ढंग से भी बनाया जाता है, तो एक और ढंग है, देखिए, जिसको आपको जल लगे जो ज़्यादा समझ में आ रहा है तो उसको भी समझ लीजिए, इसको नहीं लिखकर उसी को समझ लीजिए। अब चार्ल्स लॉ को डिस्क्राइब करने का दूसरा तरीका भी क्या है, थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। अब क्या है ना, जहाँ पर बहुत जगह ये इस रिलेशन को काम किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा वी नॉट, अब यहाँ पर एक रिलेशन चेंज होता है, क्या चेंज होगा आपको ये रिलेशन है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। वॉल्यूम में चेंज होगा तो टेम्परेचर में भी चेंज होगा, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होता है, तो मान लीजिए लेट भी थीटा क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T थीटा, थीटा डिग्री लिख दिया, थीटा डिग्री सेल्सियस, और V0 कितना पर है वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लिया। तो V थीटा माइनस V नॉट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट टेम्परेचर का, थीटा माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होगा। और पहला शुरू में किसकी कितना वॉल्यूम है उस पर भी डिपेंड करता है।
भी थीटा माइनस भी जीरो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। तो भी थीटा हो गया। अब क्या है ना, यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लगा देता हूँ। तो भी थीटा माइनस भी जीरो, तो यहाँ पर लिखते हैं गामा पी भी जीरो थीटा, ये हमारा हो गया। अब हम इससे क्या निकालते हैं, अब गामा पी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर और उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। अब क्या है ना, ये भी थीटा और भी जीरो ये दूसरी तरीका है। अब दूसरी इसको चौथ को बताने का सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो पहले ग्राफिकल बताया, ज्योमेट्री से बताया, अब ये देखिए अलजेब्रा की तरह कैसे बता सकता हूँ। तो ये हो गया भी नॉट थीटा, यहाँ पर गामा पी हो गया, जिसका वैल्यू होता है 1/273.1 बाई एक्सपेरिमेंट। हम चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम बाई चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड करते हैं, तो ये आता है बाई एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं और इसे क्या समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब हम भी बराबर निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी थीटा बराबर क्या होगा, भी थीटा बराबर क्या होगा, तो भी थीटा बराबर हम लिख देंगे भी जीरो प्लस गामा पी भी जीरो भी थीटा, भी जीरो थीटा। अब क्या है ना, इसमें वैल्यू बैठा देता हूँ गामा पी का। भी थीटा बराबर क्या होगा, भी जीरो कॉमन भी ले लेता हूँ, 1 प्लस यहाँ पर क्या हो गया, गामा पी का वैल्यू हो गया 1.73.15, यहाँ थीटा हो गया। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूँ, बहुत सिंपल लगता होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं लग रही यहाँ पर भी। अब क्या है ना, भी थीटा बाई भी जीरो यहाँ पर कीजिए, तो ये क्या होगा 273.15 प्लस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा 273.15। तो ये क्या बोलते हैं, इसको 273 को कहते हैं क्या, टी भी थीटा भी जीरो, चाहे हम यहाँ पर भी थीटा के लिए निकाला 1 के लिए, भी थीटा 2 के लिए भी निकालूंगा, दोनों को डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा दूसरा रिलेशन। लेकिन इसी को काम करते हैं, तो इसको लिखेंगे टी केल्विन और यहाँ लिखेंगे टी जीरो केल्विन। ठीक है, यदि हम किसी टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया मान लेते हैं। अब किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में बदलना रहता है, तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़िए तो केल्विन में बदल जाएगा, यहाँ केल्विन में बदल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं एट, ये हो गया T0 के रूप में इसको लिखा जाता है 273 को। तो इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया, ये भी थीटा बाई टी और भी जीरो बाई टी जीरो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये भी एक कांस्टेंट हो गया मान लेते हैं, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया टी। तो चार्ल्स लॉ इस तरह से वेरीफाई हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो मैंने चार्ल्स लॉ को 2 मेथड से बताने की कोशिश किया, तो मैं समझता हूँ जो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है ना, आगे अब पढ़ते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन को क्या है ना, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, चाहे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट गैस इक्वेशन बन जाएगा। तो पहले क्या लगाते हैं, बॉयल्स लॉ ही लगा लेते हैं, चाहे पहले चार्ल्स ही लगा दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब परफेक्ट गैस इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं। परफेक्ट गैस इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। क्या है, अब मान लेते हैं 3 सिलेंडर लेते हैं। ये 3 सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है। ये सिलेंडर है, इसमें भी पिस्टन लगा हुआ है, ताकि हम प्रेशर को बढ़ा घटा सकें, टेम्परेचर को चेंज कर ले, इसके लिए पिस्टन भी लगा हुआ है। अब क्या है ना, इसमें सेम क्वांटिटी ऑफ गैस लिए हैं, तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगाना है तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा।
यहाँ पर मान लिया T1 है तो यहाँ पर भी T1 है। यहाँ पर प्रेशर क्या है, P1 है, वॉल्यूम V1 है। लेकिन यहाँ जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कौन चीज़ चेंज होगा, P और V में एक रिलेशन आएगा। तो क्या है, यहाँ पर कर देता हूँ P2 और यहाँ V डैश कर देता हूँ। अब हमारा दूसरा में क्या है ना, जब क्या रखना है, आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। लेकिन यहाँ पर P2 कर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर T2 कर दिया और वॉल्यूम को यहाँ पर V2 कर दिया। तो चलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, तो बॉयल्स लॉ लगा रहे हैं। बॉयल्स लॉ क्यों लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है और रिलेशन किस में है, रिलेशन बिटवीन, तो यह कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, दो चीज़ में देख रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो रिलेशन किस में निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको बॉयल्स लॉ, यहाँ पर दो के लिए चार्ल्स लॉ। तो पहले बॉयल्स लॉ लगा लेते हैं। तो बाई बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या क्या, इसको लिख दीजिएगा। ये दो कंटेनर है, प्रेशर बारे सारी चीज़ लिख दीजिएगा। अब क्या है ना, बॉयल्स लॉ लगाएंगे तो P1 V1 बराबर P2 V डैश, एक हो गया। तो इसमें अब दूसरा मैं चलता हूँ, ए बाई सिलेंडर 1 2 में रिलेशन निकाला, अब 2 3 में निकालता हूँ। अब है बाई यूजिंग चार्ल्स लॉ, बाई चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहाँ लगेगा, सिलेंडर 2 और 3 के लिए। इसमें क्या है ना, आप देख रहे हो प्रेशर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमारा रिलेशन आएगा। तो V1 डैश बाई T1 और क्या लिखूँगा, V2 बाई T2। तो दोनों में हम क्या करता हूँ, हमको निकालना परफेक्ट गैस इक्वेशन, PV बाई T का रिलेशन। तो क्या है ना, इसमें V डैश निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा, P1 V1 बटा P2, ये आ गया। यहाँ पर V डैश निकाल दिया तो क्या हुआ, V2 T1 बटा T2, इसको 2 मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया इसको। अब 1 को 2 में देखो, दोनों V1 डैश का वैल्यू है, तो क्या आता है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला आपको, मिला P1 V1 बाई P2 और यहाँ पर क्या मिला, V2 T1 बाई T2। तो मैं 2 वाला को एक तरफ और T1 वाला को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर P1 V1 एट T1 नीचे आ गया, P2 V2 T2 ये एक तरफ आ गया। इसी को कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारा हो गया परफेक्ट गैस इक्वेशन। ये क्या हुआ, परफेक्ट गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन हो गया। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज फाइनल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आया। यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगाया, P1 V1 P2 V2 V डैश, तो V डैश का वैल्यू निकाला। यहाँ पर चार्ल्स लॉ लगाया तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो T और V का रिलेशन निकाला। और इस तरह से देखा जो दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, जो जिसको P1 V1 के टर्म में P2 V2 के टर्म में रखना है, लेकिन ये नहीं रखना होगा। तो हमारा V डैश यह है जिसको हमको यहाँ पर भी इसको टर्मिनेट करना है। तो दोनों में V1 डैश निकाला, दोनों को बराबर कर दिया, तो हमारा रिलेशन आ गया P1 V1 बाई T1 अब P2 V2 बाई T2। यही है परफेक्ट गैस इक्वेशन।
तो चलो, ये परफेक्ट गैस इक्वेशन बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम क्या, हमारा गे-लुसॉक लॉ बच गया। तो गे-लुसॉक लॉ को भी समझते हैं बहुत ब्रीफली में। तो हमारा मेनली गैस ऑफ इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो गे-लुसॉक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। गे-लुसॉक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो गे-लुसॉक लॉ, लुसॉक्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस। अब क्या करते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ये लिखता हूँ, और आप शॉर्ट में लिखिएगा तो P यहाँ कांस्टेंट लगा दीजिएगा, P1 कांस्टेंट यहाँ पर इंटू T1, और P2 ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्या लिख दूँ, T2। तो हमको क्या रिलेशन आएगा, तो देखिएगा जब P1/T1 कांस्टेंट है, यहाँ पर P2/T2 भी कांस्टेंट है, तो क्या मिला, हमको मिला P/T इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, गे-लुसॉक लॉ हो गया। तो ये हो गया। अब इसको आगे भी कुछ इसका डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन पार्ट यहाँ पर हो गया। चलिए गैस-लुसॉक लॉ को दूसरे ढंग से इसको डिटेल में हम इस तरह पढ़ते हैं। जिस तरह से बॉयल्स लॉ को पढ़ा आपको, हाँ बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को पढ़ा, उसी तरह से गे-लुसॉक लॉ में भी देखा जाता है। अब मान लीजिए P थीटा माइनस P है, ये क्या चेंज इन प्रेशर है, वो क्या होगा, ओरिजिनल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, उसका वो एक्सपेंड करता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, तो प्रेशर डालता है अपने वालों पर। तो मान लेते हैं जितना है, तो कितना डिग्री P थीटा माइनस P0, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है थीटा, जहाँ थीटा क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज की है, थीटा क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर कहाँ से, बाई 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 0 डिग्री से ऊपर कितना गया, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कितना बढ़ा है। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या मिलेगा, P थीटा माइनस P0, यहाँ पर एक गामा P कांस्टेंट लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, गामा P यहाँ पर V लेते हैं, गामा V कहा जाता है, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, P0 थीटा मिल गया। अब क्या है ना, न्यू V का रिलेशन क्या आया, न्यू V, गामा V भी बोलते हैं इसको, P थीटा माइनस P0, यहाँ पर आ गया P0 थीटा, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 273.1.5 हो गया। अब क्या है ना, अब हम आसानी से इसको अब निकाल सकते हैं कैलकुलेशन को। हमारा यहाँ पर यदि वैल्यू बैठा दें P थीटा माइनस P0, गामा V को क्या लिख सकूँगा, 1/273.15 P0 थीटा। तो P थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए P0 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, P0 प्लस में हो गया 173.15 P थीटा, P0 थीटा। तो P थीटा कॉमन ले लिया P0, तो क्या हुआ 1 थीटा बाई 273.15, यानी P थीटा का वैल्यू क्या आया, P0, इसको जोड़ता हुआ एलसीएम निकाल के 273.15
यहाँ 273.15 प्लस थीटा हो गया, ऊपर में टी तो यहाँ पर टी नॉट, तो पी थीटा बटा पी बराबर क्या हो गया, इसको टी केल्विन कहेंगे, यहीं नीचे में टी 0 केल्विन कहेंगे। तो इस तरह से हमारा रिलेशन क्या आया, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं पी थीटा बटा टी पी 0 बटा टी 0 कांस्टेंट, यही ना आया। तो इसको हम लिख सकते हैं पी बाई टी कांस्टेंट, यही तो हमारा चॉस लॉ है, गेल-लुसॉक लॉ है। इसी तरह से हम चॉस लॉ को भी निकाल लेते हैं। तो P और T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कांस्टेंट है। अब हम क्या है ना, ये